सिग्नल देयर। यस सर। मैं आपको कोच बता रहा हूँ बेटा, कोई आए तो एडमिट कर दीजिए। ठीक है सर। लैपटॉप पे पढ़ रहे हो? हाँ लैपटॉप। हाँ फिर तो आप कर सकते हैं, सामने दिखेगा। फोन वाले को दिक्कत होती है। ठीक है, तो NH4 थ्राइस PO4 लिख दिया हमने। असेंबल अमोनिया फॉस्फेट कंटेन 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आटम। अच्छा, अगर 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आटम है तो पहले हम इस मॉलिक्यूल को हैंडल कर लेते हैं कि 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मेनी हाइड्रोजन? 12। तो 1 मोल कंटेन्स हाउ मेनी हाइड्रोजन मोल्स? 12 moles. 12. So 6 moles contains how many moles? 0.5. Hello. Yes sir. Yes. And 1 mole contains 4 moles of oxygen. So 0.5 mole contains what? 2. यही आंसर सबको? Yes sir. Yes sir. तो आप सीख रहे हैं। Calculate the mass of magnesium bicarbonate containing 1.08 gram oxygen. तो 1.08 ग्राम से पहले आप क्या निकालोगे? मोल्स निकालोगे। उसके मोल से क्या निकालोगे? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के मोल्स निकालोगे बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड यू गेट द मास। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन। डोंट एक्सपेक्ट कि सर सबका सॉल्यूशन बता देंगे और हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। सर सॉल्यूशन से आप का आंसर क्या बताओगे? पता नहीं, बता मुझे भी याद नहीं, चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, सही होगा, गलत होगा क्या बताओ? हाँ सर, डाउट है थोड़ा, नहीं समझा मुझे। क्वेश्चन 4 नहीं समझे? नहीं सर। और क्वेश्चन 3 समझे? हाँ सर। इट इज इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल है। दोनों का आंसर मुझे आया है, पर फोर्थ वाले में थोड़ा डाउट है। डाउट क्या है? क्यों बराबर निकाला है कि नहीं निकाला, वो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर, मैंने जो निकाला सही। एग्जाम के दिन तुम कंफर्म करोगे इस आंसर क्या? नहीं सर। तो बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। फिर डिस्कस करने में कितना टाइम लगेगा उसको? 1.08 ग्राम दिया हुआ है ऑक्सीजन। अच्छा, ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। वी हैव टू हैंडल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यस सर। क्या होगा इसका वैल्यू? 0.06। अच्छा, वैल्यू खराब है क्या? ओ, तो 1.28 कर लो ना। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 1.28 कर लेंगे तो बोलो। 0.08 0.08 क्या आ गया? मोल्स किसके? एटम्स के। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? MgHCO3। तो अगर ये मैंने 1 लिया तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? 6 x लेंगे तो क्या होगा? 6x होगा। तो 6x इक्वल टू क्या हो गया? 0.08। x इक्वल टू क्या हो गया? 0.08 अपॉन 6। मास के लिए क्या करेंगे? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही किया था ना दिशा? हाँ सर, यही किया। तो यही फिर सही होगा ना। जो हम पढ़ ले हमें, मेरा कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ फिफ्थ वाला, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ सैंपल ऑफ ग्लोबल सॉल्ट व्हिच कंटेन्स 2.5 मोल सोडियम एटम। ये किया? यस सर। कैसे किया? सर पहले मैंने ग्लोबल सॉल्ट का मास निकाला, फिर ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? Na2SO4.10H2। Na2SO4.10H2। मॉलिक्यूलर वेट क्या निकली उसकी? 322। सब तूने गूगल किया, खुद से निकाला? नहीं, खुद से निकाला सर, बस थोड़ा फॉर्मूला एक बार देखा मैंने। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कौन सब सारे एग्जांपल याद रहता है। चेक कर लिया, याद कर लिया लेकिन। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ। अच्छा, तो कुछ भी नहीं है, फिर से वही काम। सर बट इसमें मैंने सिर्फ निकाला, इसका यूज नहीं किया मैंने। क्या निकाला? ये मास निकाला मैंने, बट इसका यूज ही नहीं आया। मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत ही नहीं है। नो रिक्वायर्ड ना। जब तक उस कंपाउंड तो। अच्छा बताओ, 1 में कितने ऑक्सीजन होंगे? 1 में कितने ऑक्सीजन होंगे? कितने सोडियम होंगे? सॉरी 2। x में कितने सोडियम होंगे? 2x। 2x को क्या पुट करना है? 2x को क्या पुट करना है? 2.5।
x इक्वल टू क्या होगा 2.5. 2.5 * 1.25 Yes. डन। अब कितने उसमें ऑप्शन होंगे बताइए 4 + 10 14 तो 1.25 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 14 तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो गया आंसर। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए एक ही जैसे और हर क्वेश्चन एक जैसा ही होता है। डन। Yes. 6 में क्या करना है 6 में क्या करना है तो 6 का नहीं आया। 6 इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिशा, इसकी तुम्हें हाँ तवज्जो सर, बस नहीं करनी आया। पड़ेगी। अच्छा सीरियसली मैं मजाक कर रहा हूँ तुम सीरियसली ले रहे हो 6 का 114 ग्राम. आंसर छोड़ो आई एम नेवर इंटरेस्टेड इन आंसर नाउ इन द बिगिनिंग यू शुड बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड अप्रोच। तीनों का मोल्स निकल के स्क्वायर किया. तीनों में कार्बन का मोल्स निकाल के ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें कौन जनरेट है। मीथेन में निकाला, इथेन में निकाला, बट एसिटाइलिन में थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों असली तकलीफ क्या हो गई ये तो वही बात हो गई सर कि हमें सब कुछ आता है फिर भी हम क्या कर रहे हैं सर छोड़ रहे हैं। मीथेन का निकालना आया इथेन का निकालना आया एसिडिल का फॉर्मूला नहीं आता है तो C2H2 ये बता रहे हो तुमको पता है गूगल की क्या नहीं सर, एसिटाइलिन मतलब इथाइलिन इथाइन होता है। वी फिनिश्ड IUPAC तो एसिडिल तो आना ही चाहिए। ठीक है चलिए सब लोग करिए क्वेश्चन को जिसको नहीं आया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सबसे अलग क्वेश्चन है। सर मजाक कर रहा हूँ सीरियसली बोल रहा हूँ। सर मजाक कर रहे हैं। मजाक ही कर रहा हूँ ना, सब ऊपर का क्वेश्चन सारा हो गया तो इसमें क्या बचा। ठीक है तो 24 ग्राम में क्या निकालेगा पहले आप मोल्स, इसमें मोल्स कैसे निकालेंगे अपॉन Na। यस तो अगर ये x मोल्स है ये 2 मोल्स दे दिया है यहाँ पे y मोल्स निकाल दोगे। हेलो यस सर। तो फर्स्ट में कितने मोल्स ऑफ कार्बन है बेटा x, सेकंड में कितने मोल्स ऑफ कार्बन है 4, थर्ड में कितने मोल्स ऑफ कार्बन है 2y, कितने मोल्स ऑफ क्या है कार्बन इनटू क्या कर दीजिएगा ओंकार तुम्हें दिक्कत आई थी ओंकार Yes sir. तुम्हें दिक्कत आई थी What sir? आपको भी दिक्कत आई इस क्वेश्चन में इस सर क्वेश्चन ये में नहीं आपको सॉल्व हुआ. अभी हो जाएगा। तो पहले मोल्स निकाल के सब लोग को ऐड करना है फिर इंटू 12 करना है क्या कि हर फर्क एक पड़ता का है पहले निकाल मास के। पहले सबका मास निकाल के ऐड कर लो एक ही बात है ना, ऐड तो करनी है मल्टीप्लाई भी करनी है। बेटर क्या होगा सारे मोल्स निकाल के ऐड करिए एक ही बार मल्टीप्लाई करिए क्योंकि ऐड वाला काम तो करना ही है आपको, तो बेटर है मोल्स ऐड ही निकाल के ऐड बेटर करिए। होगा. तो पहले मोल्स को ऐड करिए फिर एक बार मल्टीप्लाई करिए, अदरवाइज सबको मल्टीप्लाई करिएगा फिर ऐड करिएगा। लिखिए निकालिए सब लोग निकालिए। एक्सप्रेशन विल बी 24/16 plus 2 plus 3.00011। इफ आई वांट टू राइट इन वन स्टेप मैं क्या लिखना चाहूंगा 24/16 plus 2 plus वन स्टेप में, और ये लिखना सीखिए आप धीरे धीरे इंटू 10^23 ये क्या हो गया मोल्स ऑफ कार्बन इंटू क्या हो गया 12 ग्राम हो गया आंसर। और आप चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन ठीक हो, नहीं ये भी तो ठीक ही हो जाएगा 4/64। हाँ ये भी आसानी है। हाँ सर, दोनों मेथड से सेम आंसर आया। वाह नहीं अलग आना चाहिए था दिशा तो दिशा दोनों मेथड से 72 आया। तो सेम ही आएगा ना बच्चा। आप मेहनत करके निकाले मैं थोड़ा आलसी बन के निकाला और आलसी बनना चाहिए। Being a lazy is a quality because you will find a easy solution to get the answer। मतलब लेजी मतलब ऐसे पढ़ने में लेजी बन गए, पढ़ना ही नहीं है सर, चलिए हटाइए काम ही खत्म हो गया। 7th का बताओ 7th किया यस सर।
7th में डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि उसमें छोटे छोटे चीजें डिस्कस करनी है। 490 ग्राम दिया हुआ है, पहले क्या निकालोगे आप? मोल्स। मोल्स। कितने मोल्स आए? हाइड्रोजन 10 आया। नहीं, 490 ग्राम में कितने मोल्स आए? जब तक Five. जो गिवन है उसका ही मोल्स नहीं निकालोगे तो आगे कैसे निकालोगे? 5 मोल्स आए। हाँ, 1 मोल सर। H2O, सब लोग ध्यान दीजिए। 1 मोल ऑफ H2SO4 में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, उससे रिलेटेड बहुत कुछ पता है, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है? 2 मोल्स। कितने मोल्स ऑफ Two. सल्फर है? 1। 1 कितने ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर है? 1 1 कितने ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है? 4। 4 4 तो 490 ग्राम में हमने मोल्स निकाल लिया, दैट इज 5। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने होंगे? 10। सल्फर कितने होंगे? 5। ऑक्सीजन कितने होंगे? 20, है ना? नंबर ऑफ पूछा है, नंबर, तो क्या कर लोगे? इंटू एन कर लोगे। हेलो, इंटू एन कर लोगे Yes. ना। मास पूछा है, क्या कर लोगे? इंटू एटॉमिक मास कर लोगे, मोल्स इंटू एटॉमिक मास। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में निकाल लोगे, बताया था मैंने। 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे 1 मोल ऑफ H2SO, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में? डिस्कस कर लें। H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन वो निकालनी है मुझे। अगर तो H सल्फर ऑक्सीजन 2 1 4। एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 1 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 into 1। Yes. यहाँ पे क्या होगा? 1 into 16 और क्या होगा? 4 into 8। Into 8. इन सबको ऐड करिएगा तो क्या निकल जाएगा? 50 वैल्यू नहीं, क्या निकल जाएगा? Electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन। शाम तक पता है मैं बिल्कुल थक जाता हूँ, लेकिन तुम लोग क्लास स्टार्ट होता है फिर थोड़ा फ्रेशनेस आती है, क्योंकि ध्यान बढ़ जाता है कि थक गए हैं। डन। फिर थक जाऊंगा क्लास के बाद। डन। फिर Yes. ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोटॉन्स के लिए बेटा सेम, बट इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। कृतिका इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं एटम में? मास नंबर माइनस एटॉमिक Atomic. प्लस यहाँ पे क्या होगा? 4 into 80 होगा। कितना आया था बेटा इसका? 50 आया था। हेलो, 50 आया था। हाँ, Sir. 50 आया था। ये 50 आया तो ये क्या हो जाएगा? 48। अच्छा बताओ, 50 अगर मैंने 50 निकाल लिया तो 48 कैसे निकालूं? -2. ये भी सही है, अच्छा था यार सर। तो देखिए, सर मतलब हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल। नहीं वो समझ गया। और दूसरा बताओ, चलो ये अच्छा था आंसर। और बताओ। सर 2 हाइड्रोजन है तो -2 ही करेंगे। सेम 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 लॉजिक, इट इज सेम जो स्टूडेंट ने कहा वही आप भी बता रहे हैं। और बताओ कुछ। सोचो, बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया। सर वापस यही प्रोसेस करने का, सिर्फ उसमें नहीं, मेहनत नहीं करना मुझे। मैं आपको लेजी बनना सिखा रहा हूँ, मेहनत नहीं करना। जिस तरह से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करते हैं। हेलो, यस सर। उसी तरह कंपाउंड के लिए भी आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर मास नंबर नहीं बोलेंगे, रहेगा वो मास नंबर ही, क्योंकि मास नंबर इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ H2SO4? 98. And how many Yeah. protons are there in the molecule? 50. Mass number minus number of protons becomes what? 48. क्योंकि एलिमेंट के जो कॉन्सेप्ट थे वो सब किस पे लग सकते हैं? कंपाउंड पे लग सकते हैं। तो वहाँ मास नंबर नहीं बोलेंगे और एटॉमिक नंबर नहीं बोलेंगे। पर मास नंबर क्या था? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, वो तो रहेगा ही। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या थे? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या थे? 98। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या थे? 50। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 48। आपका भी लॉजिक बहुत अच्छा है कि सर हाइड्रोजन हटा दीजिए, पर ये जरूरी नहीं है ना।
कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने न्यूट्रॉन्स भी होंगे, जरूरी है क्या? नहीं सर। नो नहीं सर। जरूरी। पर ये तो फंडा अप्लाई हमेशा अप्लाई होगा कि मास नंबर ऑफ कंपाउंड माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ कंपाउंड, जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है डेफिनेशन, बट सॉल्विंग की तो टेक्निक अच्छा है कि नहीं, बताओ? हाँ सर। तो आप अप्लाई करिए। मैं लिखूंगा नहीं बिकॉज वो सॉल्विंग टेक्निक है, जो मैं डिस्कशन केवल लिखूंगा तो डेफिनेशन वाइज गलत हो जाएगा, पर सॉल्विंग गलत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल गए, मोल्स निकल गए। अच्छा, वन मॉलिक्यूल में अगर 50 प्रोटॉन्स हैं तो वन मोल में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 50। सेम लॉजिक जो एटम पे sir. लगाते हैं वही लगा सकते हैं वहां पे भी। हेलो, यस सर। ठीक है, चलिए। कृतिका बनता बेटा, बना क्वेश्चन सारा? कृतिका है सेशन में? कृतिका हो ना? कृतिका नहीं हो? कितकी तो क्वेश्चन बना बेटा सारा? सर क्वेश्चन मैंने बनाया बेटा थोड़े तुमने? से ट्राई किए स्टार्टिंग के, ज्यादा नहीं हुए सर, मैंने किए बट आलस नहीं, आलस नहीं। नहीं देखो अब सोचो, मेरा जो सेशन चल रहा है डिस्कशन वाला, ये तो वेस्ट चला गया ना आपके लिए, अगर आपने सॉल्व ही नहीं किया तो 2 दिन के अंदर। सर ट्राई किए थे मैंने, स्टार्टिंग के भी लिखे थे सारे जो आपने। तुम लास्ट क्लास में सब बता रहे थे, फटफट सब समझ रहे थे, तो ये यस सब की सर। कोई दिक्कत थी ही नहीं तुम्हें। अगर तुम्हारे पास दिक्कत है तो यू कैन रेफर द वीडियो ऑल्सो। सर मैं आपको मुझे लास्ट क्लास समझाया भी था, रुको, लास्ट क्लास समझाया भी था। क्या समझाया था मैंने लास्ट क्लास? लास्ट क्लास क्या समझाया था? कहाँ गया वो समझाने वाला पार्ट? यहाँ पे बताओ, डेल्टा कितने क्वेश्चन की फिजिक्स में? तो ये सब चीजें एक बार बताई जाती है, ये आपको कुछ बता रहा है मतलब एक गलत कर रहा है, कि तो आपको खुद सोचना है कि मेरे कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन में मुझे कितनी मेहनत करनी है। बहुत मेहनत भी एंजॉय के साथ। सॉल्विंग इज जस्ट प्लेइंग गेम्स। क्वेश्चन सॉल्विंग इज प्लेइंग गेम्स ओनली। यू हैव टू क्रॉस द वन लेवल, वी हैव टू क्रॉस अदर लेवल। सॉल्विंग को आप गेम की तरह ट्रीट करिए, बर्डन की तरह ट्रीट करेंगे तो कभी नहीं पढ़ाई होगी। स्टूडेंट बताओ, तो कितने की फिर इसमें क्वेश्चन? सर 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब किया। अरे फिजिक्स में कितने क्वेश्चन के नंबर बताइए, हमें क्या पता कौन सा सर ने होमवर्क दिया था? फिजिक्स में पूछ रहा हूँ, केमिस्ट्री में नहीं पूछ रहा। सर फिजिक्स के सर ने नहीं दिया। आज नहीं आए? नहीं दिया नहीं था क्वेश्चन सर, सिर्फ फिर से मैथ्स और वही केमिस्ट्री बात, को। फिर से वही बात। ये मैंने क्या लिखा है, सर देंगे तो करना है। सर टाइम ही नहीं मिला, सीईटी का भी अच्छा चालू आप है लोग, 11th अच्छा में। आप लोग का सीईटी चल रहा है ना? यू पीपल कैन Yes. रिलैक्स, डोंट फॉलो दिस, यू एंजॉय योर सीईटी। इसको हम सीईटी के बाद एंजॉय करेंगे, समझ गए दिशा? हाँ सर। सीईटी खत्म करिए जल्दी। कब खत्म हो रहा है, लास्ट कब है? 21st 19th अगस्त को है लास्ट। 19 अगस्त। चलिए, मतलब 15 अगस्त के बाद आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। को आराम ही है जीवन। आप अभी आप सॉल्व करो तो क्या बहुत कुछ काम कर रहे हो क्या? आराम ही, एंजॉय, बैठे रहिए, लेटे रहिए, एंजॉय करते रहिए। कभी टीवी देख रहे हैं, क्वेश्चन लेके बैठ जाइए, कोई लगता है तो उसको एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बना लीजिए आप, तभी हो पाएगा। अभी रहने दीजिए इस चीज को, अभी रहने दो। समझे सिग्नल? खत्म कर लो पहले सीटीपीटी वाला जो काम है। हाँ सर। कहीं भी देखो, एक ही दिमाग में सेट करिए, मार्क्स किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो जो आप दे रहे हैं, वो खराब नहीं होना चाहिए। चाहे हम चीटिंग करके लाएं, छीन के लाएं, किसी से चोरी करके लाएं, मार्क्स खराब नहीं होना चाहिए। तो वो मार्क्स की भूख होनी चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव वाली भूख भूख होगी। चिल होगा तो फिर कंपटीशन नहीं हो पाएगा। चिल रहो, एटीट्यूड वाइज चिल रहो। मार्क्स की बात जहाँ आती है नहीं, जो करना पड़े कर लेंगे। टीचर सर हाथ जोड़ लेता हूँ सर, मार्क्स दे दीजिए सर, कॉलेज वालों को बोलिएगा, हम तो मार्क्स देते नहीं है कुछ, हमारे सामने हाथ क्या जोड़ेंगे आप? हमारे सामने बस आप मार्क्स ला के दिखाइए। लेकिन जहाँ मार्क्स जरूरी है वहाँ पे लाना ही। एनी काइंड ऑफ एग्जाम, एनी लेवल ऑफ एग्जाम, इजी टफ नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। इफ यू लूज मार्क्स इन इजी एग्जाम, यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन डिफिकल्ट एग्जाम, दोनों कभी मैच नहीं करता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। दोनों एग्जाम दिया आपने, टफ में मार्क्स आ गया, इजी में खराब आ गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। यू शुड ट्राई टू मेंटेन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का। यह सब पढ़ा दिया था आपको, इस पे आते हैं। कैलकुलेट सब लोग करिए। क्या 8 वाला कर लिया हमने? क्या डिफरेंस आने वाला है जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन से?
मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर करने वाला, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स लाओगे माइनस साइन है, तो वन मॉलिक्यूल में यू हैव टू ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन, यही होने वाला है ना। और सेकंड वाले में NH4 में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालनी पड़ेगी। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर NH4? 7 पर प्लस 4 11, बट प्लस 1 लगा हुआ है तो क्या लगाना पड़ेगा? -1, तो 10 हो जाएगा। अदरवाइज इट इज सेम एज व्हाट प्रीवियस। यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोल्स ऑफ H2SO4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? और क्या? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, यस नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। बट मोल्स ऑफ HCO3 माइनस को क्या बोल सकते हैं? मोल्स ऑफ ग्राम आयन। सिंपल, आयन है तो ग्राम आयन बोल देंगे। सिंपल। NH4 प्लस के मोल्स को ग्राम आयन बोल देंगे। करवा चुके हैं पूरा, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन नहीं करना है। ये सब करा दिए थे, यस सर। इसमें डिस्कस हो चुका था। बेटा एक एक क्वेश्चन जो क्लास नोट्स में लिखा है ना, सब आना चाहिए आपको। चाहे आप रटिए, जो करना है करिए, समझ के करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रट जाइए। सेकंड वाला मैं प्रिफर नहीं करता, बट आई विल टेल यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। अगर आप गलतियां करेंगे तो हो सकता है। 14-15 में डिस्कस करनी थी मुझे, है ना? सर वही तो नहीं है। डिस्कस करनी है सर। चलो मैं 15 डिस्कस कर देता हूँ। आप बोलो 14 आ गया, 14 में नहीं आया आपको? नहीं सर, नहीं आया 14। गलती से क्या है बेटा, वो 30 मार्क्स, 30 जो नंबर है वैल्यू मैच कर गया, 30 मैच कर गया। ठीक है ना? एक काम करते हैं, वर्क करते हैं हम लोग 8% कार्बन, 1.5% हाइड्रोजन, 12% ऑक्सीजन पे। ये देखिएगा टफ है। अब टफ क्या है, मतलब कॉन्सेप्चुअली टफ है। आई कंसीडर दिस टफ बिकॉज क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लग रहा है, हैंडलिंग बहुत टफ है। बहुत नहीं, थोड़ा अननोन है। कितने कार्बन बताओ? 8% कार्बन, 1.5% हाइड्रोजन एंड 12% ऑक्सीजन। ये किसमें है? बाई मास में है ना? और एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो नंबर में होते हैं कि नहीं? बताइए। हाँ सर। मैं परसेंटेज बाय मास वाला एक बार फिर से लाना चाहूंगा आपके सामने। सो परसेंटेज ऑफ मास इन ग्लूकोज, इसमें जो नंबर वाला फैक्टर है, जो नंबर वाला फैक्टर है वो, अच्छा इसकी वैल्यू क्या आई थी? ये शायद 40% आएगा, वो ये 6.66% आएगा। तो परसेंटेज ऑक्सीजन क्या होगा फिर? निकाल लेंगे, सिमिलर फॉर्म में निकाल लेंगे ना परसेंटेज ऑक्सीजन भी। हाँ Yes. सर। अब मुझे बताओ, ये जो 40% है ये बाई मास है, हाँ सर। 6.60% क्या है? मास है। पर उस या 40% में और 66% में क्या छिपा हुआ है? 6 और 12 छिपा हुआ है। या 6 और 12 क्या है? नंबर ही तो है जो एक मॉलिक्यूल में होती है। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो नो सर। सर। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन पे वर्क करूं, थोड़ा देखिएगा क्या काम करते हैं इसमें। इसी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा करना क्या है। देखिएगा तब तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, ये लिखते ही। तो वो करना थोड़ा सा वर्क नया है, नयापन है, न्यू स्टेप होगी। परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? ग्लूकोज। सबको मेरी राइटिंग समझ में आती है ना? हाँ हेलो? सर। Yes. यस सर। यहाँ पे 6 इंटू क्या लिखे? 16 अपॉन 180 इंटू 100 इक्वल टू क्या आएगा? ये डेफिनेटली दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। 53.34% आएगा। सुनना ध्यान से और आंसर देना, जल्दबाजी मत करना। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.66% है और ऑक्सीजन 53.34% है। ठीक है? फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। नो हरी। 24। क्या? 24 कैसे? सर, मिनिमम तीनों का एडिशन तो रहेगा।
हाँ ठीक है, फिर लापरवाही नहीं, लापरवाही नहीं। आपने क्या किया, एक कार्बन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, क्या उनमें परसेंटेज सेम आएगा? नहीं सर। कैसे? तो फिर गलती भी कर रहे हैं। हमने क्या कहा, हमने ये कहा क्या कि एक मॉलिक्यूल बताइए जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे, एक 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 ले लिया आपने। हमने कहा कि 40% कार्बन होना चाहिए, 6.66% हाइड्रोजन होना चाहिए और 53.34% ऑक्सीजन होना चाहिए। तो व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड? सर इज इट 12? नहीं, लापरवाही करो, वर्कआउट 180। करो नोट। क्या? तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो, जबकि ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। टाइम दो, सुमित बताओ आंसर क्या है, सर कर रहा हूँ। करिए। क्वेश्चन समझ में आई नहीं? बताइए, सुनो पहले। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता था आपको, ग्लूकोज के फॉर्मूले से आपने कार्बन निकाल लिया, हाइड्रोजन निकाल लिया, ऑक्सीजन निकाल लिया, तीनों के परसेंटेज आ गए। अब मैं आपको उल्टा क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज ये दी हुई है, फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। सर 78 यू। क्या? 78। नहीं। 30। कैसे? सर पूरे इसको डिवाइड बाय 6 किया, सो एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आया और तीनों के मास को हाँ, ऐड किया। फिर क्यों डिवाइड किया? तो फिर डिवाइड नहीं किया, सिर्फ ऐड किया, तो इसका आंसर 30 आया। अरे सब ठीक है बच्चा, तुमने क्या किया, CH2O लिया ना? हाँ, क्यों लिया CH2? तुमने C6H12O6 क्यों नहीं लिया? तो क्योंकि तीनों में कॉमन 6 है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे तो मिनिमम कितना होना चाहिए वो आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि अगर इस यस। परसेंटेज, इस तीनों परसेंटेज का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, उसमें मिनिमम अगर एक कार्बन लिया तो 2 हाइड्रोजन लेने ही पड़ेंगे, एक ऑक्सीजन लेने ही पड़ेंगे। अगर मैं 6 कार्बन लिया तो 12 हाइड्रोजन लेने ही पड़ेंगे और 6 ऑक्सीजन लेने ही पड़ेंगे। तो मिनिमम के लिए कितने कार्बन लेने पड़ेंगे? 1। 1 1। और कितने ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे? 1। कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे? 1 तो बट कैन आई टेक 1 हाइड्रोजन एंड द कंपाउंड एग्जिस्ट? नो। नो सर। Because if you take 1 hydrogen, carbon to be 0.5, is it possible? नो सर। सर। यही लॉजिक वहां लगा दीजिए। और वहां पे हमने टोटल परसेंटेज क्या दिया, 100 तो नहीं है, कुछ और एलिमेंट भी हो सकती है। मतलब हमारा काम सिर्फ किस पे करना है, बोलो। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी टफ देखो क्या है, टफ पार्ट क्या है। तुम्हारे पास ग्लूकोज था इसलिए तुमने डिवाइड कर लिया 6 से, कर लिया ना 6 से डिवाइड। हाँ हाँ। सर। मान लो ये ग्लूकोज नहीं पता होता तो फिर कैसे लाते 1 to 1? सोचो, लाते तो 46.66 और 53.34 से लाते ना, कैसे लाते हो? उसी से लाते ना। तुम्हारे पास C6H12O6 था, तुमने फट से दिमाग लगाया, यही सब स्मार्टनेस है, इट्स अ गुड थिंग। तो आपने 6 से डिवाइड किया, यू गॉट 1। दिशा, इट्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन। But problem is what if I don't give the glucose? I gave you what, 40% carbon, 6.66% hydrogen and 53.34% oxygen. ये दिया होता डायरेक्टली और मैं पूछता कि फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो फिर कैसे लाते CH2? तुम्हें तो फॉर्मूला पता ही नहीं सर C6H12O6 का। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो तुम 10th का मत लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ का आइडिया लगाओ। सही है, बिल्कुल सही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ही है वो डेफिनेटली। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH2O। इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। It यस means you सर। have to calculate what? बोलो। एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। और it means you have to calculate the empirical formula of those elements जिसके परसेंटेज गिवन है। रिमेनिंग एलिमेंट का हमें पता ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? आई डिडंट टीच यू, दिशा आईसीएसई बोर्ड में पढ़ ली है। हाउ टू अप्रोच टू फाइंड आउट एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैसे करेंगे आप? परसेंटेज दिया हुआ है आपके सामने, कैसे करेंगे?
बहुत सर ही प्यारा अगर हम solution। लोग परसेंटेज बाय मास करेंगे तो जो परसेंट मतलब तीनों का परसेंटेज आ जाएगा और फिर उसमें से जो कॉमन नंबर होगा उससे तीनों का डिवाइड। परसेंटेज दिया ही हुआ है तो आएगा क्या? परसेंटेज ऑलरेडी गिवन टू यू। योर explanation is right, but you are not using the correct words to explain it. You are dividing by atomic mass, you are not going to get the percentage na. The percentage already given to you. तुम मत बोलो, रुको, तुम मत बोलो, तुम्हें पता है सोल्यूशन क्या है। You have to just use the correct words to explain it. तुम्हें पता है सोल्यूशन क्या है, दूसरे लोग बताइए जो भी आईसीएसई का नहीं है। अभी हम एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने लाया ही नहीं। आई एम नॉट आस्किंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसको दिशा ने कहा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है। सर परसेंटेज से पहले n ढूंढेंगे और उसके तो बाद सुनो, तुम्हें 1 to 1 लाने हैं ना, 1 to 1 लाने हैं। तुम्हारे पास 3 परसेंटेज है, तुम्हारे पास ये डेटा इससे बाहर जाना ही नहीं है, सर तुम्हें 1 हम to 1 लोग निकाल। सर हाँ हम बोलो। लोग ये तीनों जो परसेंटेज है उसमें से कॉमन नंबर निकालेंगे। कॉमन वही। नंबर निकालेंगे, वेरी गुड। अच्छा कॉमन नंबर निकालते कैसे हैं? 3 वैल्यू से कॉमन नंबर निकालते कैसे? जैसे 6 6 12 6 से कॉमन नंबर निकालते कैसे? एलसीएम लेके। हाँ सर। उतना टफ नहीं आना है। कॉमन फैक्टर ढूंढ सर लेंगे सिंपल। फैक्टर ढूंढेंगे हम लोग। लेकिन फैक्टर ढूंढेंगे तो 6 तो नहीं निकलेगा। मुझे चाहिए क्या? 6 12 6 चाहिए, या फिर 1 to 1 चाहिए? मुझे या तो 6 12 6 चाहिए या तो 1 to 1 चाहिए। ठीक है, तो 40% के अंदर 6 को निकालना तो बड़ा मुश्किल है, पर 1 तो निकाल ही सकते हैं। यस प्लीज सर। जब टेक द रेशियो। अच्छा रेशियो लोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा बताओ? क्योंकि 40 के अंदर क्या छिपा हुआ है? 180 छिपा हुआ है ना। यस सर। यस सर। 6.6 के अंदर 180 छिपा हुआ है, 3.4 के अंदर 180 छिपा हुआ है। इफ यू टेक द रेशियो व्हाट विल हैपन टू 180? कैंसिल्ड। व्हाट विल हैपन टू 100? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल। कैंसिल्ड। व्हाट विल हैपन टू 6 12 6? कैंसिल। 1 to 1। 1 इट to विल 1। कम इन द रेशियो 1 to 1। बट अभी भी मेरा 12 1 और 16 बचा हुआ है, वो तो नहीं कैंसिल हुआ ना। इसका नहीं मतलब क्या करना पड़ेगा पहले कि 40 को 12 से डिवाइड करिए पहले, 6.66 को 1 से डिवाइड करिए पहले, और 53.34 को 16 से डिवाइड करिए पहले, फिर रेशियो लीजिए। फिर तो 12 160 नहीं आएगा ना। बताइए इसकी वैल्यू क्या है? 14। 40% है। 40 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं 12 कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ सर। अरे 40 के अंदर 12 छिपा हुआ है, तो 40 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो 12 कैंसिल हो जाएगा। 53.34 में क्या छिपा हुआ है? 16। हेलो। हाँ यस सर। सर। यस यस ये दिशा को पहले से पता है मेथड, बट हमने अभी तक एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला नहीं था, हम बस जस्ट कह रहे हैं। सर आपने पढ़ाया था एम्पिरिकल फॉर्मूला? हमने पढ़ाया नहीं, अब जब से ऑफिशियली मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तब नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है? इफ आई वांट टू गेट द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट, इन अ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के अंदर रह सकता है, मिनिमम नंबर रह सकता है, उसको पाने का तरीका क्या है? जो भी परसेंटेज बाय मास गिवन होगा उसको पहले उसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दो, सभी को इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, है ना। हेलो, तो डिवाइड कर दो हाँ सर। और फिर आप क्या कर लो? रेशियो ले लो। तो रेशियो डिवाइड करने के बाद जब रेशियो लोगे तो जो भी कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेंगे? एक मिनिमम नंबर बचेगा हर एक एलिमेंट का, वो नंबर होगा, वो मास नहीं होगा, बिकॉज हमने इस 40 को ऑलरेडी 12 से डिवाइड कर दिया, तो मास अपन मोलर मास कर ही दिया ना, तो मोल्स तो आ गए ना। उसी तरह हाइड्रोजन के मास को अगर एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे मोल्स आ जाएंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे 16 से तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो सभी क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। ओ सर। इसी लॉजिक से ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं करूंगा खुद नहीं, आप ही करेंगे। तो मेरे पास 3 परसेंटेज है ना, 3 परसेंटेज है। क्या करें?
क्या करना पड़ेगा पहले? 5/1, 12/18, 18 कहाँ से 16 ना। 16 सर। बस कोशिश करनी है कि हमसे गलतियां ना हो। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8/12 क्या है? 2/3, 3/2 और ये 3/4। ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, Sir. किसी एक एलिमेंट का 1 अगर लाना है मुझे, तो आई विल ट्राई टू चूज द लोएस्ट नंबर। या तो लोएस्ट नंबर को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? उसी नंबर से। ये क्या हो गया 1? ये कितनी हो गई? 9/4। ये कितना हो गया? 9 बाई 6/8। नहीं, 9/8 ही होगा ना। 3/4 डिवाइड बाई 2/3, 3/2 डिवाइड बाई, तो 9/8 एंड 9/4 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। हेलो। पर अभी भी सारे इंटीजर बने हैं क्या? नो सर। हेलो। सबको इंटीजर बनाना पड़ेगा। ये क्या है? अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा नहीं है 8 से मल्टीप्लाई नहीं की जाती है, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसे करते जाएंगे तो जो नियरेस्ट इंटीजर आएगा वो होगा। पर यहाँ पे ऑलरेडी 9/8 बहुत कम नंबर है, 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये क्या होगा 8, ये क्या होगा 9 और ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 18 ना। 18। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लीजिए। 8, 18, 9, 9, 2/3, 2/3, 3/2, 9/4। सर बट ये पूरा 100% नहीं है। तो नहीं है ना, तभी तो समझना है। ये नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है ना। तो 3.2% सल्फर के 100% होता था, बताओ। हेलो। जैसे जैसे मैं ऊपर क्वेश्चन पूछा हूँ 3.2% सल्फर, तो सल्फर का 100% है। फिर भी हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकाला ना, हाँ सर। उसमें सल्फर का हमने 1 लिया। पर इस परसेंटेज को मॉलिक्यूल के अंदर देख पाने के लिए आपको इतने तो एलिमेंट रखने ही पड़ेंगे। इससे कम लोगों तो ये परसेंटेज बनेगा ही नहीं। बनेगा क्या बताइए? नहीं सर। 9/4 इंटीजर है क्या? नहीं है इंटीजर। 9/8 इंटीजर है क्या? नहीं है इंटीजर। समझ में आई बात की? बताइए। हाँ सर। इससे कम कार्बन, इससे कम हाइड्रोजन, इससे कम ऑक्सीजन लेंगे तो ये परसेंटेज, बोलिए, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ठीक है। यस सर। हेलो। अब ये बन गया, यहाँ तक कोई डन? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कर लो, कार्बन को उठा लो, हाइड्रोजन को उठा लो या ऑक्सीजन को उठा लो, किसी के परसेंटेज को मैच करा दो। व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज कार्बन क्या लिखोगे? n इंटू कार्बन अपॉन मोलर मास इंटू व्हाट? 100। ठीक है ना? हेलो। यस हाँ सर। ये सबको डिफिकल्ट लग गया लगता है। तो हमने तीनों एलिमेंट का मिनिमम नंबर निकाल लिया, इससे कम तो हो ही नहीं सकता ना। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन पॉसिबल? 8। 8। परसेंटेज कार्बन कितनी है? 8 है। 8 इंटू व्हाट? 12 अपॉन mw इंटू 100। mw क्या आ गया? यू कैन ट्राई दिस विद ऑल द एलिमेंट। अब हाइड्रोजन का निकाल के देखो। 1.5 इक्वल टू क्या आएगा? कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 18 मिनिमम अपॉन क्या होगा? 1। मैं गलत लिखा हूँ। 18 इंटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है बताइए। कितना मॉलिक्यूलर वेट? मतलब फटाफट करो। इफ यू डू द सेम थिंग फॉर ऑक्सीजन, कितने परसेंट ऑक्सीजन है? 12। कितना मिनिमम होना ही पड़ेगा? बताइए कितना आ रहा है? सब 1200 है।
कितनों को ये सॉल्यूशन समझ में आया, यही बहुत बड़ी बात है। समझ में आया सर। मतलब अगर आप किसी एक को भी समझ में आ गया तो हम थोड़ा अपने को सांत्वना देंगे कि चलो हम समझा तो पाए। सबको समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ सर एक डाउट था पर बोलो। सर यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते ना, मतलब कार्बन के हमारे पास 8 एटम है और हाइड्रोजन के 18 एटम्स है, ऑक्सीजन के 9 एटम्स है। इससे ज्यादा हो सकते हैं पर इससे कम नहीं हो सकते, इसका मल्टीपल में होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे फिर? 16, 36। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 18। हाँ सर। तो मिनिमम ये 8, 18, 9 है, तो इसी का मल्टीपल होगा ना। उसके बाद जैसे ग्लूकोज का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? CH2O। तो उस पर CH2O का मल्टीपल फॉर्म तो होगा ना, C2H4O2, C3H6O2, O3। बट व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? CH2O। उसी परसेंटेज का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? CH2O। उसी तरह से इस परसेंटेज का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? C8H18, C8H18O9, और उल्टा पुल्टा जो भी एलिमेंट होगा। अगर और हायर करनी है क्या करनी पड़ेगी? 8x, 18x, 9x। x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1। सर कृतिका समझ में आया बेटा? कृतिका सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, ये जो 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 का उसके बाद का जो स्टेप है, मतलब 1 9/4 9/8, Yes. उसको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया सबको, हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि उधर 8 से मल्टीप्लाई करना है? 8 is the minimum number to multiply to get integer, all the सर integer। मतलब वो रेशियो से लिया आपने? हाँ, और रेशियो ले लिया, रेशियो ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ओके सर, समझा। तो कृतिका ने पूछा अभी। यस सर। हाँ सर तो इसका मिनिमम जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1200 है। you can check with any element, it will give 400 only। तो इस परसेंटेज का, इन तीनों परसेंटेज को सेटिस्फाई करने वाला मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कितने हाइड्रोजन होना चाहिए? मिनिमम 18 होना चाहिए। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। और जब वो एक एलिमेंट की जब बात करता है, एक ही एलिमेंट है, रिमेनिंग के बारे में कुछ बोलना नहीं है, तो एक ही एलिमेंट है तो एक तो हो सकता है ना। पर तीनों को परसेंटेज को जस्टिफाई करनी है अगर, तो मिनिमम इन सब एलिमेंट के इतने इतने होने चाहिए। ट्राई टू फाइंड आउट द फर्स्ट वन, जो 14 नंबर है। सेम मेथड से करिए फाइंड। सर हाँ बोलो। सर मैंने 14 में कैसे किया था कि हम लोग का भी कैसे C8H18 और O9 आया ना, तो मैं वो 14 में जो आंसर आया, मतलब मुझे CH2O आया, तो उसको डायरेक्टली मैंने 12 + 2 + 16 किया। ऑक्सीजन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 14 सर में ऑक्सीजन मैंने फाइंड किया 100 माइनस। कैसे फाइंड कर लिया? उन्होंने कहाँ लिखा है कि ऑक्सीजन होना चाहिए? लिखा है? नहीं। ये नहीं कह रहा कि ऑक्सीजन होगा नहीं, हो सकता है ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन की जगह पे कुछ दूसरे एलिमेंट भी तो हो सकते हैं। हाँ ठीक है ना? हाँ सर। देखो आपने इस मेथड से क्या सीखा? पहले इस मेथड से आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना ही सीख लिया कि जब भी परसेंटेज बाय मास गिवन होगा उसको आप एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव नंबर मिल जाएगी। फिर जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सब में डिवाइड कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। फिर नियरेस्ट इंटीजर लाने की कोशिश करोगे बाय मल्टीप्लाइंग 1 1 1 1। तो एक बार बता देता हूँ, किसी भी स्टेप में अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते कि मान लो 2.5 2.53 या 2.5 ले लेते। इन एनी स्टेप यू कैन नॉट डू अप्रोक्सीमेशन। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में इंटीजर लाने के लिए, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। इन बिटवीन हम अप्रोक्सीमेशन कर नहीं सकते। सर 30 आ गया। आ गया? हाँ सर। करिए सब लोग करिए। अगर आप हमको बताने के लिए बोलेंगे मैं फिर से बताऊंगा क्वेश्चन, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, बट यू जस्ट गिव अ ट्राई। देखो आज इस क्वेश्चन में आधा घंटा लग गया। सेम मेथड से। नो, नॉट ओनली फॉर, अगर कार्बन लोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से 30 आना चाहिए। आया क्या? हाँ सर, दोनों से करके देखा आया सर। हाँ, मतलब CH2 मिनिमम बनना ही एक है। का 10 और एक का 20।
एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होना ही पड़ेगा, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन नहीं ले सकते। सर दोनों का मिला के 30 है। हाँ, दोनों मिला के 30 मतलब दोनों को मिला के कार्बन नहीं प्लस आएगा। नहीं नहीं, अरे कार्बन और दोनों का परसेंटेज से आपने ये प्रूफ कर दिया कि कार्बन इज 1 एंड हाइड्रोजन इज व्हाट 2। नाउ यू कैन टेक एनी परसेंटेज एंड फाइंड आउट। For carbon, you have to put n equal to what 1, but for hydrogen, you have to put n equal to what 2. समझे कि नहीं बताओ पहले। सिर्नेल एक्सेप्ट नहीं करना है अगर नहीं समझ में आया तो। सर दोनों का रेशियो लेना, तो 40 पहले 40 को 12 से डिवाइड किया, 40 उसके को बाद डिवाइड किया, 20/3 को डिवाइड किया, बिकॉज परसेंटेज जस्टिफाई करनी है। 20/3 को 1 से डिवाइड किया, तो जो उसके बाद स्मॉलेस्ट, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर 40/12 क्या होता है? 40/12 क्या होता है? 3.33। 20/3 क्या होता है? 6.66। What is the smallest number? 3.33. Divide in both. You'll get directly 1 and 2. यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिनिमम 1 कार्बन होगा, मिनिमम 2 हाइड्रोजन होगा। क्लियर? हाँ सर। मिनिमम 1 कार्बन होगा, मिनिमम 2 हाइड्रोजन होना ही पड़ेगा। We cannot take 1 hydrogen. And you can choose any one to find out the percentage. ठीक है? हेलो? तो सर मॉलिक्यूलर वेट 0.3 आ रहा है। वो तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, इसलिए बता रहा है। कैलकुलेशन गलत होगा इसलिए वैसा आ रहा है। 30 आएगा आंसर। ठीक है? यस सर आ अच्छा, गया। ये किसी ने किया बेटा? हाँ, वेरी गुड। पॉलिस्टाइरीन वाला किया? हाँ सर। सर नहीं किया वो। ये कोई हाईफाई क्वेश्चन था क्या? करना क्यों नहीं किया बेटा, बताओ। चलो चलो, अच्छा अच्छा, सब माफ है सीआरटी, उसके बाद पूछूंगा। ये आप लोग कर लेंगे, थोड़ा डिस्कस करूंगा, अभी फिर से डिस्कस नहीं करूंगा। अच्छा, 17 किया? हाँ सर 17 कर 17 लिया? किया। हाँ सर। हाँ 17 इज कॉपी ऑफ व्हाट? हेमोग्लोबिन, है ना? यस सर। हेमोग्लोबिन जैसा ही है। सर वो पॉलीस्टाइरीन पार्ट 10th में ओमिट था। क्या पॉलिस्टाइरीन? वो पॉलीस्टाइरीन और ये जो प्लास्टिक का जो पार्ट था ना, वो सब डिलीट हो गया 10th में, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब नहीं। सर उसका ले जरूरत नहीं था देखो उसका सर। देखो, वही तो उसको समझाना था। कभी भी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं, आपको क्या लगता है कि पॉलीस्टाइरीन के बारे में जानना जरूरी है? आपको लगता है कि जानना जरूरी है? नहीं। क्वेश्चन में डरावना लिखा है, जेल्डाल मेथड लिख देगा, देगा सिंपल मोल तो 100 क्वेश्चन। नाम पॉलिस्टाइरीन का, जो पॉलिस्टाइरीन जो यूज किया उन्होंने, उनका काम इतना ही था, जो आप जो हुए परेशान हुए, उसका कोई काम नहीं है। गिव अ ट्राई ऑन दिस, ठीक है ना? अब सोचो ना खुद से कि नॉर्मल हम पढ़ा रहे हैं, सडनली पॉलीस्टाइरीन जैसा कि आपको फॉर्मूला एक्सपेक्ट करूंगा मैं आपको, आप हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। समझ गए? नॉट रिक्वायर्ड और बस ये डराने के लिए क्वेश्चन था। अच्छा, ये हमने कर लिया था, ये सब क्वेश्चन हुआ। यस यस अच्छा, सर। सभी क्वेश्चन काफी आसान है। मैं सिर्फ 24 किया आपने, 24 वाला नहीं सर 24 वाला नहीं हुआ। आंसर किया ही नहीं, कि नहीं हुआ? सर सर नहीं किया। ट्राई किया बट नहीं हुआ। चलो ट्राई करो, फिर से सर ट्राई करो। 24। कितना आंसर है 24 का? सर सर हाँ, उसमें एनटीपी का मीनिंग है, एनटीपी एसटीपी एनटीपी सेम है। एसटीपी सेम ही है। ठीक है सर। हाँ लिखा लिखा, हाँ देखो लिखा, कहीं ना कहीं तो लिख दिया होगा मैंने, और एनटीपी। 24 किसी से हुआ है अभी तक? तो 24 करिए। 24 डोंट यूज कैलकुलेटर, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन।
एक मिनट आप लोग करिए सॉल्व, करिए सॉल्व। हेलो, सॉल्व हुआ? हेलो, यस सॉल्व हुआ? हो गया? नहीं सर। करिए। करना क्या पड़ेगा बताओ जरा, क्या करना पड़ेगा? 600 ml दिया हुआ है, ओजोन का पूछना है, एक्स वॉल्यूम है, एक्स अपॉन क्या करेंगे 22.4, Yes, sir. क्या मिल जाएगा मोल्स, और 600 माइनस क्या करेंगे 22.4, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो करना पड़ेगा। वॉल्यूम से मोल्स निकालिए, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करिए, मोलर मास से इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन, तो 0.6 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि 600 ml है। हाँ हाँ, तो 2 to 4 डबल जो कर लो, 2 to 4 देखो यही गलतियां होती है, शायद ऐसी ही गलतियां होती है। 2 to 400, 2 to 400। सर 400 ml। हाँ, एक का 400, एक का 200 आएगा, कुछ ऐसा ही कुछ आएगा। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब ये आज का क्लास में सीखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसके लिए होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास यूज्ड फॉर होमोजेनस मिक्सचर। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोलो मिक्सचर का,
या मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास बोलो, एक ही बात है, पर एवरेज निकालेंगे ना। मिक्सचर इज मींस व्हाट, इट इज फॉर्म ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स, मिक्सचर 2 और मोर कंपोनेंट्स। और होमोजेनस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। होमोजेनस क्या होता है, mm एवरेज मतलब मॉलिक्यूलर मास एवरेज, टोटल मास ऑफ ऑल द स्पीशीज इन होमोजेनस मिक्सचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल स्पीशीज इन होमोजेनस मिक्सचर। टोटल मास निकालिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने से। फॉर्मूला NiMMi into M1 लिख दिया हमने, एक्सपेंड करके फॉर्म किया। व्हाट इज Ni, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith स्पीशीज, MMi क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ith स्पीशीज। किसमें, होमोजेनस मिक्सचर में। कोई डाउट? नो सर। देखो पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताओ, मास अपॉन मोलर मास सबको पता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग मोलर मास का भी फॉर्मूला फिर से रिराइट कर सकते हैं। मोलर मास क्या लिखा, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। हेलो, यस Yes, sir. सर। या एवरेज मोलर मास कर दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही कहिए, इसी तरह से कह सकते हैं। वो मॉलिक्यूलर मास अगर मैंने निकालने की कोशिश किया तो एवरेज एवरेज को अगर मैं यूनिट के साथ लिख दूं, साथ लिख दूं, बताओ, विथ यूनिट ग्राम लिख दूं, वही होता है ना। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 18, और वाटर का मोलर मास क्या होता है 80 ग्राम। 18 ग्राम। तो अगर यहाँ पे ग्राम लिखा, राइट में भी अगर ग्राम लिखा, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगी। कोई डाउट? नो सर। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। दोनों तरफ ग्राम आएगा ना, तो ग्राम कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपली क्या लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ लगेगा आपको यहाँ पे। टोटल मास ऑफ ऑल स्पीशीज इन होमोजेनस मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल स्पीशीज इन होमोजेनस मिक्सचर। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ग्राम। यहाँ पे क्या लगा देंगे, ग्राम। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगी डेफिनेटली। तो ग्राम कैंसिल होने के बाद फाइनली क्या बचेगा, सर मॉलिक्यूलर मास ऐसे ही कैसे बचेगा ना। कैंसिल होगा? हे प्रभु, MMI क्या है, मॉलिक्यूलर मास, उसमें ग्राम लगा दिए, क्या बन जाएगा, मोलर मास। यस सर। मोलर मास का जो ग्राम है और लेफ्ट हैंड साइड का जो ग्राम है वो कैंसिल कर दीजिएगा, तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगी ना। सिंपली मोलर मास में अगर ग्राम हटा दें तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यस सर। या तो कोई डाउट नहीं सर। नो सर। बताइए। तो टोटल मास ऑफ ऑल स्पीशीज इन होमोजेनस मिक्सचर, यहाँ पे हमने इसलिए ये यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ग्राम लिखा है बेटा, और ये किसमें लिखा है, ग्राम में लिखा है। तो ग्राम क्या हो गया, कैंसिल कर लेंगे। तो ग्राम कैंसिल करने के बाद लेफ्ट में मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों अच्छा, इस कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको, तो क्या बोलेंगे, मोलर, एवरेज मोलर मास। वेरी गुड। बस ये समझ लिया तुमने तो गलत नहीं होगा, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो जी हटा दिया तो क्या बचता है, जी हटा दिया तो क्या बचता है, बोलो। एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो M1 MM1 प्लस N2 MM2 N3 MM3 कर लिया, अपॉन N1 प्लस N2 प्लस कर लिया, निकाल लिया। दोनों देखने की कोशिश करना जी, एक एग्जांपल से करने की कोशिश कर रहे हैं। गैसेस फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर, गैस होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करते हैं कैसे, फॉर्म एग्जांपल ले सकते हो आप। मान लो रूम के अंदर 2 डिफरेंट विंडो से 2 गैसेस आ रहे हैं,
और थोड़ी देर बाद आपने क्या कर दिया, गैस का कट ऑफ कर दिया सप्लाई और विंडो बंद कर दिया। तो रूम के अंदर बताओ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? अनइक्वल। इक्वल क्यों होगा? गैस तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना। सर बट विंडो बंद करने के बाद एक का सप्लाई बंद हो जाएगा ना। हाँ तो पर अंदर में तो गैस आ गया ना, जो गैस रूम के अंदर आ गई वो क्या किसी कॉर्नर पे ज्यादा होगा, किसी कॉर्नर पे कम होगा? नो सर। तो गैसेस विल फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे स्पेस में। ये कॉन्सेप्चुअल थिंग आपको फॉलो करनी है आइडियल गैस से रिलेटेड। तो गैस फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर। तो गैस ए लिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स का n1 लिया, मोलिकुलर मास क्या लिया हमने, m1 लिया। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, m1 ग्राम। मास क्या हो जाएगी इसकी, गैस ए की, n1 इंटू m1। गैस बी की n2 इंटू m2। गैस सी की n3 इंटू m3। तो मिक्सचर के अंदर टोटल मास के लिए क्या करोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नहीं, टोटल मास निकालनी है। तो क्या करोगे, सिंपली सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर देंगे। सिंपल आंसर दीजिए, एकदम सिंपल। तो गैस ए का मास मुझे पता है, गैस बी का मुझे मास पता है, गैस सी का मुझे मास पता है। टोटल मास पूछूंगा तो क्या बोलोगे? ऐड कर तीनों देंगे। का ऐड टोटल। करेंगे सबको। अच्छा, टोटल मोल्स पूछूंगा तो क्या बोलोगे? मोल्स का टोटल। ऐड कर देंगे। कैसे? मॉलिक्यूलर मास पूछूंगा मिक्सचर का तो क्या बोलोगे? ऐड करोगे क्या? नहीं सर। मॉलिक्यूलर मास कैसे ऐड कर देंगे? मॉलिक्यूलर मास तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है अलग अलग गैस की, है ना। पर मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे मिक्सचर का निकालना है, क्या अप्लाई कर देंगे बताओ? टोटल मास ऑफ ऑल स्पीशीज निकाल लेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। एवरेज याद नहीं है आइसोटोप का, कैसे निकाला था हमने? a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस a3 इंटू x3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप। सेम लॉजिक यहाँ पे है। तो हाउ टू फाइंड आउट टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स? ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क क्या है? व्हाट इज दिस? मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास। यहाँ लिख लेते हैं। डन। यस। मोलर मास को ऐड कर सकते हैं क्या? जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास को नहीं ऐड कर सकते, मोलर मास को ऐड कर सकते हैं क्या? नो सर। नो, नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या है नया कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसको लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मोलर मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मास क्या होती है बोलो? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड नहीं कर सकते, वो डेफिनेशन समझानी है मुझे। तो अभी तक हम पता नहीं था मोलर मास को क्यों ऐड कर सकते हैं। मोलर मास इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। So let's check the definition of extensive and intensive. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो साइज पे डिपेंड करेगी। इसमें थोड़ा सा वाटर लिया, उसका मास क्या होगा? थोड़ा होगा। ज्यादा वाटर लिया, मास क्या होगी बोलो? ज्यादा। थोड़ा वाटर लिया, वॉल्यूम क्या होगी? थोड़ा। थोड़ा। और ज्यादा लिया तो ज्यादा वॉल्यूम होगा। उसका मोलर मास क्या होगा? हमेशा सेम। सेम ही रहेगा। तो मोलर मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी जो उसको अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन मोल, ठीक है ना, मास ऑफ वन मोल। वन। थोड़ा सा वाटर लिया तो अपना मास होगा, ज्यादा वाटर लिया ज्यादा मास होगा। पर ज्यादा वाटर या थोड़ा वाटर का मैं पूछता हूँ मोलर मास, तो मैं पूछ तो रहा हूँ मास ऑफ वन मोल ही बार बार ना। यस। Whether we are going to take smaller amount or larger amount, if I ask you molar mass, I'm asking the same thing for both the case. मास ऑफ वन मोल पूछ रहा हूँ मैं, अमाउंट ज्यादा लीजिए या कम लीजिए, बताइए मास ऑफ वन मोल क्या है? इट विल बी सेम। इफ यू फिक्स द अमाउंट, अगर आपने अमाउंट फिक्स कर दिया तो वो वैरी करेगा क्या? नो नो सर। सर। कितना प्यारा स्टेटमेंट है। आपने अमाउंट फिक्स कर दिया, वो वैरी करेगा क्या? क्यों वैरी करेगा? उसको आपने फिक्स ही कर दिया है तो, ठीक है ना। व्हाट इज मास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
बट मास ऑफ 1 मोल इज व्हाट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज आपने अमाउंट फिक्स कर दिया किसका 1 मोल. इफ यू फिक्स एनी अमाउंट देन एक्सटेंसिव बिकम्स व्हाट इंटेंसिव. इंटेंसिव. और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. वो टोटल निकाला आपने, टोटल में टोटल डिवाइड किया तो ही निकालने की कोशिश कर सकते हैं. मतलब बेसिकली हुआ क्या, देखो जो हमने ऊपर डिवाइड किया, टोटल मास निकाल लिया मिक्सचर का, और डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मोल्स है. बेसिकली हमने क्या निकाला, पर मोल ऑफ मिक्सचर निकाला ना मास. टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल गिव यू व्हाट, टोटल मास पर मोल निकाला ना. Yes. बताइए. यस सर. टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स करने से क्या किया हमने, नंबर ऑफ मैंगोज अपॉन नंबर ऑफ बॉक्सेस करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मैंगोज पर बॉक्स निकालते हैं. तो टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स किया तो हमने क्या निकाला, मास पर मोल निकाला ऑफ मिक्सचर, मास पर मोल ऑफ मिक्सचर. पर मोल में क्या सभी कुछ मिले हुए हैं, पर मोल निकाला हमने. इफ यू फिक्स एनी अमाउंट एक्सटेंसिव बिकम्स व्हाट इंटेंसिव. एक्सटेंसिव को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. सर एक्सटेंसिव को कर सकते हैं. एक्सटेंसिव को कर सकते हैं, इंटेंसिव को नहीं कर सकते. ठीक है. Extensive property which can be added directly, those are additive in nature. Which can't be added directly, that is intensive properties are non-additive in nature. तो molar mass, molecular mass, density, pressure, ये सब क्या होती है इंटेंसिव. जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो सकती है, फिक्स होती है. डेंसिटी तो फिक्स रहेगी ना, आप कितना भी Yes. अमाउंट ले लो डेंसिटी फिक्स रहेगी किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे. डन यहाँ तक. यस सर. तो मोलर मास को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, मॉलिक्यूलर मास को डायरेक्टली आप ऐड बोलो नहीं कर नहीं सकते. कर सकते. नहीं कर सकते. उसको निकालने के लिए हम सबसे फंडामेंटल फॉलो करेंगे. मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. टोटल मास निकालेंगे, टोटल मोल्स निकालेंगे, डिवाइड कर लेंगे, हो गया वैल्यू. एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, ये भी सुपर कॉन्सेप्ट है. सुपर कॉन्सेप्ट ही सुपर है. नहीं ये तो नहीं बताऊंगा मेरे को, हाँ ये इसके बाद आएगा. x इक्वल टू a बाई बी है, a एंड b एक्सटेंसिव है, तो x क्या हो जाती है, इंटेंसिव हो जाती है. मतलब अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हो तो जो नया क्वांटिटी बनता है वो क्या होता है, इंटेंसिव. इंटेंसिव. If you divide टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपस में करेंगे, जो नया क्वांटिटी बनता है वो क्या होगा, इंटेंसिव. तो मास क्या है बोलो, एक्सटेंसिव. वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव. डेंसिटी क्या हो गई. इंटेंसिव. देखो मास क्या है, एक्सटेंसिव. मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव. क्या बन गया वो, इंटेंसिव. इंटेंसिव. ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, कुछ नहीं है. मोलर दिया, मोलर कौन सा दिया, मोलर कॉम्पोजिशन. मतलब 100 मोल्स में 20 मोल्स क्या है ऑक्सीजन, 80 मोल्स क्या है नाइट्रोजन. एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 20 इंटू 32 80 इंटू 28. व्हाट इज नाइट्रोजन हेयर, N2. व्हाट इज ऑक्सीजन हेयर, O नहीं है ये. ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में. इससे भी लोग गलती कर देते हैं. नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो हम क्या कर लेंगे, या 100 कर लेंगे. ये आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा. ठीक है ना. तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या हो गया, N1 summation Ni Mi upon summation Ni. Similar, it is similar to what, average atomic mass. वहाँ पे क्या था, summation Ai xi upon Ai. ये था ना. वहाँ भी टोटल मास निकाला आपने सारे आइसोटोप्स का, अपन क्या किया, टोटल नंबर से डिवाइड किया. यहाँ भी टोटल नंबर मास निकाला आपने हर एक कंपोनेंट का, अपन टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया. देखिए ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था. एक्स एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ए और बी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. जस्ट लाइक डेंसिटी ले लीजिए आप. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मास वॉल्यूम. अपॉन वॉल्यूम. तो जो हमने x इक्वल टू a बाई बी लिखा है उसको फॉर्मूला कहते हैं. बोले सर क्या चीज, कोई रिलेशन नहीं केमिस्ट्री से, लेकिन सुपर यूटिलाइजेशन है. ठीक है. पर जैसे ही हमने b को 1 कहा, a इक्वल टू x कह दिया,
हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इज द वैल्यू ऑफ a, जब आप b क्या लोगे 1 1। फिर डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, मत बोलना हाँ। रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, बोलो डेंसिटी का डेफिनेशन बताइए। रेशियो जब भी आप बोलते हैं वो फॉर्मूला ही होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी? रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। अभी तो देखो अभी दिशा जस्ट कहा ना मैंने, हाँ सर। अभी क्या कहा मैंने, रेशियो मत बोलना सुनील। सर मास अपॉन ये वॉल्यूम। तुम लोगों का गलती नहीं है, मैंने ये मतलब वाकई में एक्सपीरियंस किया है कि आवाज ही नहीं पहुंचती है, लैग होता है, किसी के पास जल्दी मास पहुंच पर गया। यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वही डेंसिटी होती है। बात समझ में आई? यस। तो अगर मास और वॉल्यूम दिया हुआ है तो डेंसिटी निकाल पाओगे क्या? सेम Yes, sir. सेम Yes. एंटिटी का अगर मास और वॉल्यूम दिया हो डेंसिटी निकाल लोगे। तो फॉर्मूला Yes. यूज कर लोगे डेंसिटी निकालने का। इफ वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड देन फॉर्मूला इज यूज। मान लो डेंसिटी दिया हुआ है तो फॉर्मूला यूज करोगे क्या, बताओ? डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे क्या? No, sir. नो। डेंसिटी गिवन ही है तो डेंसिटी गिवन रहेगा तो फॉर्मूला यूज करके क्या करूंगा? आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो यूज क्या करेंगे, यूज करेंगे डेफिनेशन। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, देन उस डेंसिटी की वैल्यू को यूज देखो कैसे कर रहे हैं। मास 1 ग्राम होगा, अगर वॉल्यूम क्या लेंगे 1 ml. 1 ml। 1 ml। मास 2 ग्राम होगा, अगर वॉल्यूम क्या लेंगे 1 ml। वाह, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए आप लोग गलत बोल देते हैं। अरे मास 2 ग्राम लेंगे तो वॉल्यूम क्या लोगे? 2 ml। तो डेंसिटी तो 1 ही लानी है ना मास अपन वॉल्यूम करने से। Yes. डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, तो अगर एक आपने 2 ग्राम लिया तो वॉल्यूम तो 2 ml लेना पड़ेगा ना, बिकॉज अगेन यू हैव टू गेट डेंसिटी एज व्हाट 1 ग्राम पर ml. You can get the data of mass and volume if you know the density, or you can define some data of mass and volume by knowing the density of water. कह सकते हैं ना कि मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर पता है 1 ग्राम पर ml, तो अगर हमने वाटर का 2 ml सैंपल लिया तो मास कितना हो जाएगा उसका, you can define it 2 ग्राम हो जाएगा। So you can define some data by knowing the value of what density. Put out? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ऊपर क्या लिखा है, if value is to be calculated तो क्या यूज करोगे Formula. फॉर्मूला, अगर वैल्यू गिवन तो क्या यूज करोगे? Definition. डेफिनेशन। But definition is very simple. The definition of x is the value of numerator when denominator is what 1. Put out? No, sir. नो सर। वैसा ही फॉर्मेट में एक और दिया हुआ है y equal to c upon d into 100. y equal to c upon d into बोलो 100. अब y का तो फॉर्मूला है ये, 100 तो कांस्टेंट टर्म है ना, 100 just a constant term. That is not going to change. But if you change the d, then c can also change to get the C fixed and value of what y. 1। तो c upon d into 100 क्या है, फॉर्मूला है, क्या है बताओ? फॉर्मूला। फॉर्मूला। बट अगर मैं d को 100 ले लूं तो c क्या हो जाएगा? Why? Y. y is the value of c when d is equal to 100. ये क्या देगा, डेफिनेशन देगा। मतलब अगर मैंने y की वैल्यू बोल दिया 2 है, बताओ c और d की वैल्यू क्या है? 400. C 2। अगर y की वैल्यू 2 है तो d will be 100 and c will be what 2. If you know the value, if you know the value, then you can define some values of what c and d. So that is the utilization of what definition. कहता है कि अगर d 100 हो गया तो c सिंपली क्या हो जाएगी y. अगर y 2 दिया हुआ है तो y किसकी वैल्यू लोगे, c की वैल्यू लोगे। कब कब लेकिन जब D When? 100 होगा। अगर जब d 200 होगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? Y by 2। अरे y 2 दिया था ना, 4 हो जाएगा ना। हाँ सर 4। y गिवन है तो y गिवन को यूज करोगे Yes. ना। इफ y is 4 देन d अगर 100 लिया तो c क्या हो जाएगी? 4. 4।
डी 100 अभी कहा मैंने बदल दे रहा हूँ मैं बीच बीच में। डी अगर 100 है तो सी क्या होगा 2, अगर डी 200 है तो सी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ y you can define the value of c and d, that is the implication of definition. But if you want to find out y, you should know c and d. Good doubt? नो नो सर। नो तो जब x या y जैसे टर्म का और भी बदल सकते हैं, टर्म का अगर वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला का कोई काम नहीं, उसको उसके डेफिनेशन का काम है। पर डेफिनेशन भी हमने फॉर्मूला से ही बनाया है, कुछ हाई फाई काम नहीं किया है। पर काम फॉर्मूला का नहीं है, काम किसका है? डेफिनेशन का। अगर x या y जैसा टर्म गिवन रहता है, we'll discuss on this, lot of discussion will be happen, will be there on this concept, formula and definition. तो आज का सबसे जो अच्छा कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज तब करिएगा जब आपको वैल्यू निकालनी होगी, डेफिनेशन का यूज तब करिएगा जब वैल्यू दिया होगा। वैल्यू गिवन होगा। और उस वैल्यू गिवन को, गिवन से नया वैल्यू निकालोगे सी और डी का या ए और बी का, उसको कहीं और यूज करके किसी और का वैल्यू निकालोगे। किसी और का वैल्यू कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला यूज फॉर्मूला से। बस ये ट्रिक है। किसी का वैल्यू गिवन तो डेफिनेशन यूज कर लेंगे, किसी और का वैल्यू निकालना तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे उसका। और कौन सा वैल्यू डालोगे उसमें? जो दूसरे के डेफिनेशन से आएगा। आर यू गेटिंग इट? हेलो, यस Yeah. सर। ठीक, इतना रखिए। इसके आगे भी लिखा तो मैंने, पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो यहीं तक आप कंप्लीट करना। फिनिश टिल हियर। अगेन रिवाइज दोस 2 क्वेश्चंस, फिर से एक बार देखना, नहीं समझ में आती है प्लीज हमें बताइएगा। वैसे समझ में बहुतों को आ गया, सबको आ ही गया ना दिशा, तरीका समझ में आ गया हाँ ना। सर। हमें आइडेंटिफाई सर। ये करनी है कि तीनों एलिमेंट का जस्टिफिकेशन होना चाहिए और तीनों का मिनिमम नंबर निकालना। और एक ही एलिमेंट के बारे में दे रहा है तो उसका नंबर 1 ले लेंगे, सिंपल। ठीक है, कोई टेस्ट है क्या आप लोग का अभी हाल फिलहाल में? सर अभी 8 अगस्त को है। या ठीक है, कुछ सिलेबस बोला गया? सिलेबस हाँ सर, सर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। या ये तो बेसिक नहीं है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन उसमें सिलेबस कुछ लिमिट दिया, कहाँ तक पूछेंगे? नहीं सर यही चैप्टर का नाम दिया। अरे ये चैप्टर तो आधा भी नहीं हुआ। सर हम लोग को बस ऐसा लिखा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और अच्छा, जो पर नीट पता- का रहेगा एग्जाम वो होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड। अच्छा, पता नहीं, पता करता हूँ मैं, देख सर लास्ट कॉन्सेप्चुअल एग्जाम में भी यही टॉपिक दिया था और उसमें मोल ही आया। हाँ तो वही आएगा, जब तक खत्म होगा तब तो आएगा कुछ और। अब देख लो इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ तो यही आएगा ना। जल्दी पढ़ा के फायदा भी नहीं है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग कहीं और खोए हुए हैं। सीईटी में तो वो भी ध्यान देना जरूरी है, इसलिए अभी हाईफाई पढ़ा के ज्यादा फायदा भी नहीं है। आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन में, पढ़ा के क्या फायदा? देखो मेरे टॉपिक कंप्लीशन पे आपकी पढ़ाई डिपेंड नहीं करती है, आपकी पढ़ाई पे आपकी पढ़ाई डिपेंड करती है। इस आज 12th में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। अभी एक चैप्टर पे हमने ऑलरेडी इतना सारा रिएक्शन करा दिया, किसी को याद नहीं है, बोले बैठ के याद करो, बहुत बहुत मेहनत कर ली मैंने, तुम थोड़ा मेहनत करो। अगर नेक्स्ट चैप्टर फिर से 50-60 रिएक्शन लिखवा देंगे, समझा देंगे, फिर वो पेंडिंग रह जाएगा, फिर फायदा क्या? आप कंप्लीट करिए तो ही हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और भी कंटिन्यू चलेगा। समझ गए? जितना हम पढ़ा दें दिशा, हाँ उतना आपको पूरा आना चाहिए। बस एक ही छोटी सी करिए, आप इसके अलावा कुछ नहीं आए चलेगा। जितना हमने पढ़ा दिया वहां तक आपको सब आता है, बस ये इंश्योर करिए आपको पूरे 2 साल में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ब्लाइंडली सुनिए जो Yes. पढ़ने के लिए, पढ़ने से रिलेटेड टीचर बोलते हैं, कुछ टेंशन नहीं है, चिल पढ़ाइए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, बाय सर, थैंक यू सर, बाय। बाय बाय। अच्छा, डिस्टर्बेंस नहीं हुई छोटी जरा सा भी, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ कुछ वॉइस में कुछ? नहीं सर। ओके, नहीं ओके। चलिए अच्छा।